गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह सुबह आप सबके लिए मैं फिर से लेके आया हूँ आज संविधान निर्माण अध्याय का चौथा पार्ट। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का चौथा पार्ट। उसके पहले आप लोग पहले नींद से जग जाइए, सुबह सुबह उठिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आपको ऐसे ही डेली वीडियो बना के भेजते रहें, ठीक है। और अभी 2-4 दिन के बाद हम आपको ऑनलाइन भी आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी आपको हम इसी पर ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तो देखते हैं, सुबह सुबह शुरू करते हैं। आज हम लोग चौथा पार्ट यानी भाग 4 संविधान निर्माण का देख लेते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे, अभी यहाँ से पढ़ना है हम लोगों को। तो देख लेते हैं क्या है हेडिंग। 2.3 भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है ना। तो अभी तक हमने अफ्रीका के संविधान को पढ़ा, अब भारत के संविधान के निर्माण को पढ़ेंगे। भारत का संविधान कैसे बना देखते हैं। ये हमारे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इनको दिया है। इनका जन्म सन 1875 में हुआ था, 1875 में। अब मृत्यु उनकी 1950 में हो गई थी। और जन्म इनका कहाँ हुआ था? गुजरात में। और ये अंतरिम सरकार में, जो संविधान बनने से पहले 1947 में सरकार बनी थी देश आज़ाद होने के बाद, उसमें ये जो है उसे अंतरिम सरकार कहते हैं, बिना चुनाव के बनी हुई सरकार को। उसमें ये गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। तो बच्चा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली किसान सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था या किसने चलाया था? तो उसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे कह रहा है, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री बने। मतलब एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि देशी रियासतों, जो भारत में रियासतें थी, उनको भारत में विलय कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पूछा जाए कि भारत के जो है उप प्रधानमंत्री कौन थे पहले, तो इन्हीं का नाम आएगा। कौन? पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उप प्रधानमंत्री में। तो देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण में, शुरू करते हैं आज। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। जैसे बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ थी कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक वैसे ही कठिन परिस्थिति हमारे यहाँ थी कहाँ पे? भारत में। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे देश का संविधान बना। कौन से देश का? भारत का। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए, यानी भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। विविधता मतलब अनेक जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, वर्ग के लोग निवास करते हैं। तो ये विविधता के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। आगे कह रहा, भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। कहने का मतलब, जब भारत का देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो भारत उस गुलामी की दास्ता से निकलकर, कि अब गुलाम नहीं रहेंगे, वहाँ से निकलकर एक नागरिक की हैसियत से, इस समाज में भारतीय नागरिक की हैसियत से हैसियत पाने जा रहे थे कि अब ये भारत के नागरिक कहलाएंगे, गुलाम नहीं कहलाएंगे, ठीक है। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली। ये जो आज़ाद हुआ सन 1947 में भारत, तो उसके बाद क्या हुआ? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, है ना। किसका? भारत और पाकिस्तान का धर्म का बंटवारा
हुआ। और क्या कह रहा है, विभीषिका झेली, मतलब जब वहां से लोग यहाँ आ रहे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, हत्याएं कर दी गई। पूरी ट्रेन की ट्रेन जो है लाश से लदी हुई भारत आई, और उसके गुस्से में भारत के लोगों ने भी यहाँ से जाने वाले मुस्लिमों को मारा। उन्होंने हिंदुओं को मारा वहाँ से, और यहाँ जाने वाले लोगों ने मुस्लिमों को मारा, जिससे यहाँ से भी ट्रेन में बहुत सारे लोग जिंदा गए, बहुत सारे लोग मरे हुए गए। जैसे आपको इसका उदाहरण देखना है तो आप गदर 1, जो पहली गदर मूवी बनी हुई है सनी देओल की, आज से लगभग 25 साल पहले, 22 साल पहले, उस मूवी को देखिए। तो उस गदर मूवी में ये घटना दिखाई गई है शुरुआत में, ठीक है ना, कि जो विभीषिका यानी लोगों की जान माल की हत्या हुई है, ठीक है। इन सबको झेल करके बंटवारा हुआ है। आगे देखते हैं, भारत और पाकिस्तान, किसके किसके, भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी, लोगों को अपने घर द्वार जमीन जगह जमीन सब संपत्ति छोड़ के भागना पड़ा। बहुत सारे लोग मारे गए, यहाँ से वहाँ लोग गए अपना सब कुछ छोड़कर, वहाँ से यहाँ आए लोग सब कुछ अपना छोड़कर। तो बहुत ज़्यादा बर्बादियाँ वगैरह झेलनी पड़ी, बहुत ज़्यादा विभीषिकाएँ झेलनी पड़ी, लोगों को मारा गया, जान माल की हानियाँ हुई, हत्याएँ हुई, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी, तो उसी को कह रहा है विभीषिकाएँ झेलनी पड़ी। सिंपल देखते हैं, विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। क्या कह रहा है, बंटवारे के बाद, विभाजन के बाद मतलब बंटवारे के बाद जो हिंसा हुई, लोगों ने एक दूसरे को जो मारा पीटा, हत्याएं की, यहाँ पर भारत में भी मुस्लिमों की और पाकिस्तान में हिंदुओं की, तो उसमें कह रहा है बंटवारे के समय लगभग दोनों तरफ इधर उधर कम से कम 10 लाख लोग मारे गए, है ना, नहीं बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। एक बड़ी समस्या और भी थी, मतलब कह रहा है एक और बड़ी समस्या थी, क्या थी, अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। तो अंग्रेज तो हमारे यहाँ आए, हमको गुलाम बनाए, हम पे अधिकार किए, कब्जा किए बच्चों, उसके बाद वो तो फूट डालो और राजकर वाली नीति पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखो एक और चाल चली और आपस में लड़ा दिया। जो छोटे छोटे नवाब थे, रजवाड़े थे, देशी रियासतें थी, उनको ये आज़ादी दे दिया उसने कि आप स्वतंत्र हो, कि आप चाहे पाकिस्तान में मिल जाओ और चाहे भारत में मिल जाओ, या आप स्वतंत्र बने रहो, जो उनके लिए संभव नहीं था ऐसा करना। लेकिन अंग्रेजों ने लड़ा के चल दिया। कहते हैं ना, मांस फेंक दो और उसके बीच कुत्ते आपस में लड़ने लगेंगे और आप अपना काम करो, निकल जाओ। तो वही कहानी थी कि उन्होंने आपस में देशी रियासतों के नाम पर ये छूट दे करके लड़वा के लोगों को, और वो भारत छोड़ के चले गए। तो कह रहा है अपनी इच्छा के अनुसार किसी को मिले या न मिले या स्वतंत्र बने रहें, ठीक है। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी कड़ी मेहनत के बाद इनको भारत में मिलाया गया था। जैसे अभी हमने आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया, तो देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे, तो वहां पर उत्तर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे कह रहा, जब संविधान लिखा जा रहा था, जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। मतलब जब संविधान लिखा गया तो जितना सुकून है, आराम है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है, सब कुछ अच्छा है,
चैन से लोग रह रहे हैं, इतना उस समय नहीं था। उस समय कश्मकश की जिंदगी थी और बड़ा भयावह स्थिति थी, बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी जिस समय इन सारी चीज़ों, ये घटनाएं सब हुई थी, संविधान लिखा गया था। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। संविधान जो बनाने वाले लोग थे उनको अपने देश, किस देश, भारत देश, अपने देश यानी कि भारत देश के वर्तमान यानी उस समय जो स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, समय जो चल रहा था उसको, और आगे आने वाले दिनों के लिए, आज चल रहा है समय, इसके लिए, इसके आगे जो अभी दिन आएगा उसके लिए वर्तमान और भविष्य की चिंता थी कि भविष्य को भी देख के संविधान का निर्माण करना है, लोगों की समस्याओं को देख निपटारा करना है, सुविधा देना, और आगे आने वाले लोगों के लिए भी यह ऐसा सुचारू रूप से बना रहे जो समाज के या देश के सभी नागरिकों को उसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या कर रहा है। अगली हेडिंग है संविधान निर्माण का रास्ता। तो देखते हैं क्या है संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। तमाम जो विषम परिस्थितियां थी, तमाम जो समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, उन सबको छोड़कर देखें तो एक और लाभ हुआ, बड़ा लाभ हुआ। ठीक है ना, क्या? दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही क्या करा, दक्षिण अफ्रीका के जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसे स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। मतलब दक्षिण अफ्रीका जो देश था उस समय जो श्वेत लोग थे उनमें आपस में समझौता हुआ है ना, कि सारे कटु रिश्ते भूलकर, सारे पुराने विवाद भूलकर हमारा एक ही उद्देश्य हो गया, क्या? संविधान निर्माण करना, है ना, सबके लाभ के लिए संविधान का निर्माण करना। तो जो ये सहमति बनी थी कि सबकी भलाई हो, सबका कल्याण हो, उसी आधार पर क्या कह रहा है कि उसी आधार पर इसने क्या कर दिया कि संविधान बना, हुआ सहमति हो गई अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन हमारे यहाँ जो स्थिति थी वो भारत में वैसी स्थिति नहीं रही जैसे अफ्रीका में थी। तो आगे देखते हैं, कह रहा भारत में क्या कह रहा है, भारत में तो आगे देखते हैं दूसरे पेज पर कि भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। कह रहा है भारत में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने की बात कर रहे थे, जब इस गुलामी की रास्ता से दूर निकलने की बात कर रहे थे, अंग्रेजों को भारत देश से भगाने की बात कर रहे थे कि अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले जाएं, हमारा देश आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, हम अपने देश के जो सत्ता होगा, शासन होगा, हमारे देश का व्यक्ति चलाए और हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके, हमारी संपत्ति पर हमारा अधिकार हो, है ना, हम किसी के गुलाम ना हो, हमें किसी को लगान ना देना पड़े, टैक्स किसी को ना देना पड़े फालतू। तो वो जो जमीन का और दुनियादारी का था, उन सब चीज़ों से अंग्रेजों ने जो हमें गुलाम बनाया था, उनसे दूर निकलने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उस समय का रहा लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर, जो लोकतंत्र कायम करने की बात थी और उनके साथ साथ तमाम ऐसी मूलभूत बातें थी, आवश्यकता थी जिस पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था पहले ही। ठीक है ना, इन सब चीज़ों पर काम करने की जो सहमति थी वो पहले ही बन चुकी थी। तो आगे देखते हैं कह रहा है क्या, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था। कहने का मतलब हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, पूरे देश में आंदोलन जो चल रहा था आज़ादी का, वो सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ नहीं था कि विदेशी आदमी आके हमारा शासन कर रहा है, विदेश का दूसरे देश का व्यक्ति आके हमारा शासन कर रहा है, सिर्फ उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, नहीं। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। कहने का मतलब यह है
कि केवल इसका मतलब नहीं था कि अपने समाज को जो है जगाना है, नहीं, अपने समाज को जगाना मतलब जागृत करना, सचेत करने के साथ साथ, समझदार बनाने के साथ, बताने के साथ, अच्छा बुरा बताने के साथ साथ, सोचने के साथ साथ राजनीति का जो तरीका था उसे बदलने का काम था। जो राजनीतिक प्रक्रिया पर शासन करने की प्रक्रिया थी उसमें परिवर्तन लाने का समय था। और क्या कह रहा था कि नए सिरे से इसकी शुरुआत की जाए, पुरानी चीज़ों को छोड़कर हटाकर नए सिरे से शासन की प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए। ठीक है। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर, आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, किसे, अंग्रेजों से, है ना, संघर्ष चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस समय कुछ तीखे आपस में मतभेद थे, खट्टे मीठे अपने जो संबंध थे बने थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं। क्या कह रहा है, ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। कहना छोटे मोटे विवाद या मतभेद, आपसी मतभेद तो बने हुए थे, आज भी बने हुए, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों पर आम सहमति लोगों की बन गई थी। ठीक है, ज़्यादातर लोगों पर सब लोग क्या थे, सहमत थे कि हाँ ठीक है, सही है, जो हो रहा है अच्छा है। तो 1928 में ही, कब कह रहा, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। कब की बात कर रहा है बच्चों, 1928 में ही कह रहा है। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेता, यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिता कौन थे, मोतीलाल नेहरू। उन्होंने 8 अन्य नेताओं के साथ भारत का संविधान लिख दिया था अपने अनुसार। ठीक है, लेकिन वो संविधान नहीं लागू हुआ है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, 1931 में एक अधिवेशन हुआ था, कहाँ, पाकिस्तान का जो कराची है आज, वो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है और उस समय भारत में था। तो कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें एक प्रस्ताव या रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। क्या रखा गया था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, यानी कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्र होने के बाद उसका संविधान कैसा होगा, नया संविधान जो बनेगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी कि जो दस्तावेज तैयार किए गए भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के, उसमें सार्वभौम यानी कि 18 वर्ष, वयस्क की बात कर रहा है, 18 वर्ष की उम्र पूरी, आज जो लिखा हुआ, उस समय पहले 21 वर्ष था, बाद में संशोधन करके 18 वर्ष किया गया। यानी कि उस संविधान में लिखी गई जितनी उम्र है, चाहे 21 वर्ष थी तो 21 वर्ष, या आज 18 वर्ष लिखी है तो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो व्यक्ति, इसकी उम्र इतनी हो गई हो या इससे ज़्यादा हो, और उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो, तो वही व्यक्ति क्या है, वोट दे सकता है, नहीं मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता यानी व्यक्ति घूमने फिरने के लिए, पढ़ने के लिए, रोजगार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, है ना, हर चीज के लिए स्वतंत्र है, जीवन जीने के लिए हर चीज के लिए वह स्वतंत्र है, गलत काम के लिए नहीं
अच्छे काम के लिए। समानता का अधिकार यानी कि सबको एक समान समझा जाएगा। किसी को अस्पतालों में, होटलों में, दुकानों में, बसों में, ट्रकों में, विद्यालयों में, है ना, कहीं भी जाति, लिंग व जन्म स्थान, रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे अफ्रीका में हो रहा था तो वैसे यहाँ नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, है ना, धर्म के आधार पर, जैसे जो चीज़ें हैं इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और नौकरियों वगैरह में सबको एक समान महत्व दिया जाएगा। अवसर की समानता दी जाएगी। किसकी? अवसर की समानता। जैसे कोई नौकरियों में पद आता है, जैसे मान लो हम लोग मास्टर हैं, अब मास्टर की वैकेंसी आती है तो उसमें हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय के लोगों को भागीदारी करने का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। जो अल्पसंख्यक थे, जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक मतलब जो जनसंख्या जिनकी कम है उन्हें ही अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे मुस्लिम हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए, तो ये सब क्या है? अल्पसंख्यक में आएंगे। ठीक है, इस प्रकार संविधान, अच्छा अल्पसंख्यक मतलब हमारे यहाँ ये आएंगे, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक में आएंगे, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम है और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा संख्या होगी उन्हें बहुसंख्यक कहेंगे, जिनकी ज़्यादा संख्या कम होगी उनको अल्पसंख्यक कहेंगे। तो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम हो गए, बौद्ध, जैन, पारसी हो गए। लेकिन हमारे यहाँ बहुसंख्यक कौन है? तो हमारे हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग। चलो और क्या कह रहा है? इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए हाँ क्या कह रहा है? अल्पसंख्यकों को अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी, यानी जो उनके अधिकार है वो उसकी रक्षा की जाएगी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। संविधान का निर्माण करने से पहले ही कुछ आम जो बातें थी, छोटी मोटी बातें और जो जरूरत की चीज़ें, आवश्यक चीज़ें थी, उस पर विचार पहले से ही बन चुका था, सहमति हो चुकी थी। देखते हैं। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। पुरानी चीज़ों से लेकर के नई चीज़ों में आने में संवैधानिक जो रूपरेखा तैयार की गई, ढांचा तैयार किया गया, उसमें काफ़ी मदद मिली पुरानी चीज़ों को देख करके। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। अंग्रेज सरकार जो थी बहुत ही कम लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार, यानी चुनाव में वोट देने की प्रक्रिया की भागीदारी में हिस्सा लेने में बहुत कम लोगों को अधिकार दिया था, कि बहुत कम ही लोग वोट दे सकते थे, ज़्यादातर लोग नहीं। आगे इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था, जो कानून बनाती थी, वो बहुत कमजोर संस्था थी जिसका गठन किया था। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में, कब? 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन, यहाँ जहाँ जितने क्षेत्र में पूरे में भारत के में अंग्रेजों का शासन था, उसमें भारत के प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। जो भारत की असेंबली थी, मुख्य असेंबलियाँ, उनके लिए चुनाव कराए गए। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, लेकिन जो इनसे जो चुनी हुई सरकार थी, बनी हुई, वो पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, है ना, वहाँ लोकतंत्र कायम नहीं था। पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ। लेकिन कह रहा विधानसभा में जो चुने हुए लोग गए और वहाँ काम करने से अनुभव बहुत ज़्यादा मिला, जो लाभदायक हुआ हमको। ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं भारतीय लोगों, क्या कह रहा है, क्योंकि उन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी। जो लोग चुनकर गए थे वही भारतीय लोग थे जिन्हें अपने लिए संस्था बनानी थी, है ना, जो व्यवस्थाएं करनी थी, वहाँ पर सुधार करने थे, संविधान कानून जो भी बनाना था, यही लोग थे, है ना, और चलाना भी था इनको।
इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। कह रहा इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाएं ऐसी थी या कई ऐसी व्यवस्थाएं थी, कई नियम कानून ऐसे थे, उनको जैसे के तैसे ही उसी तरीके से भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। जैसे 1935 का भारत सरकार कानून, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम जो है उसमें से बहुत सारी बातें जो हैं हमारे भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं। ऐसे बहुत सारे नियम कानून हैं, बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं जो भारतीय संविधान में शामिल की गई। कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान से लिया गया। तो लिखते हैं क्या कह रहा है, आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया। कह रहा आज़ादी के बाद जो भारत के स्वरूप को लेकर, उसके आकार को लेकर, है ना, मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर, ढांचे को लेकर जो चीज़ें चली थी जनता की सुख सुविधाओं के लिए, लाभ के लिए, है ना, जो भी बातें चली थी वो बाद में बहुत ही लाभदायी साबित हुई। क्योंकि हम लोग जैसे कहते हैं 10 लोग बैठ के किसी बात पर निष्कर्ष निकालेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा निष्कर्ष निकलेगा जो आगे चल के हमारे लिए लाभदायक होगा। वही कह रहा है हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था, जो हमारे चुने हुए लोग थे, हमारे यहाँ के भारतीय लोग जो चुन करके पहुंचे थे, उनमें एक उत्साह की लहर दौड़ गई, एक आत्मविश्वास आ गया, है ना, कि उन्हें बाहर के विचारों अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई, कि उतने जागरूक, समझदार, होशियार हो गए और आत्मविश्वास बढ़ गया कि जो बाहर के अनुभव थे, विचार थे, बाहरी देशों के या बाहरी लोगों के अनुभव थे, उनको अपने में मिलाने में क्या कर रहा है, उनको अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं थी। अगर विदेशी विचार या जो अनुभव वो उनकी बातें, लिखी हुई बातें, कही हुई बातें अगर हमें लगता है कि हमारे देश के नागरिकों के लिए लाभदायक है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे हिचकिचाने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट करने में। ठीक है, जैसे कहते हैं कोई सलाह दे और अच्छी सलाह दे तो सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ था। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। कहने का मतलब जो हमारे यहाँ जो नेता थे वो फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, उससे ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, ब्रिटेन में जो संसदीय कार्य प्रणाली है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो संसदीय है, तो उसके जो काम करने का तरीका है ब्रिटेन का वो, और अमेरिका के जो संविधान में दिए गए कुछ सूचियाँ अधिकार है, सूचियाँ हैं, वो काफ़ी प्रभावित हो। हमें अच्छा लगा कि हमारे देश में उसे शामिल किया जाना चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ भी कार्य होने चाहिए, तो उसे भारत ने अपने संविधान में उठा के यहाँ से शामिल कर लिया। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया, और रूसी क्रांति भी हुई थी, उसने भी क्या किया, भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, है ना, और वो सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था चलाने की कल्पना करने लगे। कह रहे हैं वो आर्थिक समानता पर, सबको आर्थिक रूप से एक समानता मिले, आर्थिक रूप से समान हो, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां आर्थिक लाभ होगा समाज के लोगों को, देश के लोगों को, और एक समान होगा, कम ज़्यादा नहीं। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, लेकिन कह रहा है कि दूसरे देशों के संविधान की, दूसरे देशों की कार्यप्रणाली, व्यवस्थाओं की जो प्रक्रिया थी उसकी नकल नहीं कर रहे थे कि उसकी नकल कर रहे, उसके अलावा भी कह रहा है क्या ही कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी या नहीं। ये सोचते भी थे, ये विचार भी करते थे, आपस में पूछते भी थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयोगी होंगी या नहीं, इन्हें अगर हम लागू करते हैं तो लोग कहते थे नहीं, हो सकता है लागू हो जाए। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की, इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में क्या किया, मदद की, है ना। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, हम
फिर मिलेंगे कल आपको अगली हेडिंग लेके, संविधान सभा पार्ट 4 जो होगा उसमें हम लोग लेके भाग 5 में मिलेंगे हम लोग लेके संविधान सभा। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा आप वो वीडियो बना रहे हैं छोटा छोटा, ताकि आपको पढ़ने में मन लगे, ओवर ना महसूस हो। ठीक है ना, और समझ सकें आप। तो हम यही कहेंगे, आप हमारी वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़िए। कहीं कोई समस्या हो तो हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप उस पर हमको फ़ोन करके सूचित कर सकते हो, बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, हम आपकी मदद करेंगे, फिर से समझाएंगे। हाँ, एक काम कीजिएगा आप लोग, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हम आपके लिए सुबह उठ कर के इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हैं। बस उंगलियां दबानी है, अंगूठे लगाने हैं, ठेंगा दिखाना है उस पर कि उंगली दिखानी है, घंटी बजाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ। ठीक है, और दूसरे लोगों को भी हमारा वीडियो भेजिए, जो देखें, पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग कल मिलेंगे।